हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोग से बात करना चाहूँगा, आप लोग का कमेंट बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। क्योंकि आप अपना कमेंट करते रहेंगे तो मुझको जानकारी रहेगी कि हाँ, आपको किन पोर्शन में समस्या आ रही है, आप क्या चाहते हैं, आपको किस हिसाब से पढ़ाया जाए। बाकी इतना तो अंदाजा है हमको कैसे लेके चलना है, लेकिन आपके तरफ से जो भी लगे कि यहाँ पे बेहतर करना चाहिए और बेहतर से बेहतर कुछ चीज़ें लाया जाए, तो इस वजह से आप अपना कमेंट जरूर करें। और जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि और क्या आपके साथ मतलब बेहतर करना है, क्या चीजें लानी है, जिस पोर्शन में आपको दिक्कतें होती हैं। तो जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, किसी भी समस्या से निजात नहीं मिल सकता। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं आपको कमेंट जरूर करना होगा। कमेंट बॉक्स के थ्रू आप कमेंट जरूर करिए। और एक काम करना होगा आपको, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जैसे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए। और आपको आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि जो बच्चे 2-3 दिन नहीं पढ़ेंगे, अचानक एक दिन बैठ के जैसे 4 घंटा पढ़ लिया, 5 घंटा पढ़ लिया, चाहे इस तरह पढ़ लेते हैं, तो देखिए इस तरह फायदा नहीं होता है। ज़्यादातर होता क्या है कि वही बच्चे सिलेक्शन लेते हैं जो डेली 1 से 2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन डेली पढ़ते हैं, बीच में कोई गैप नहीं करते, वो डेली का डेली अपना पढ़ते रहते हैं, तो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। और आपसे मैं बता दूं कि जो भी बच्चे देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो उनको करना क्या है, अपना नाम लिख के और मोबाइल नंबर एक कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप अपना नाम और मोबाइल नंबर भेज देंगे तो उससे फायदा ये होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो किन बच्चों को मेरे वीडियो से लाभ मिला, कि वो सफल होंगे, तो मुझे भी जानकारी होगी कि इतने बच्चे मेरे माध्यम से सफल हुए। देखिए मैं माध्यम भर बन सकता हूँ, मेहनत तो आपको करना होगा। तो इसलिए आप लोग अपना नाम और नंबर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, कौन कौन से बच्चे मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं। और उनके बारे में मैं हमेशा उनके बारे में पता करता रहूंगा, कौन से एग्जाम है, चाहे जो भी उनको जानकारी देनी होगी जानकारी भी देता रहूंगा। और इसके माध्यम से पता भी चलेगा किस बच्चे का एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप हमसे पहले जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें। हाँ, एक चीज और आपको बताना है कि टाइम टेबल वाइज चलना चाहता हूँ। बहुत से बच्चों को थोड़ी समस्या ये हो रही है। एक लड़के ने कमेंट में जिसे बोला था कि सर आपका जैसे क्या करिए, वीडियो की एक टाइमिंग फिक्स करिए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, हाँ उससे समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा उसने बोला था कि जैसे जो भी चीज पढ़ाई है एक फिक्स टाइम पे डालिए। मान लीजिए कि आज मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो इससे अक्सर क्या हो रहा है इधर की सुविधाओं का अभाव है, और इधर थोड़ा सा क्या हुआ कि हमारी वाइफ को थोड़ा चोट लग गया था, जिसकी वजह से मैं इधर हॉस्पिटल आना जाना बहुत ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में भी दिक्कतें हुई। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपसे कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक का मतलब आज तो संडे है ही, कल से मैं टाइम टेबल वाइज चलूंगा। तो आप लोग इसका टाइम टेबल नोट कर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए मंडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और थर्सडे। ये जो 4 दिन रहेंगे मैथ्स का पोर्शन में लेके आऊंगा। ये जो 4 दिन रहेगा मैथ्स का पोर्शन रहेगा, इसमें मैं कोशिश करूंगा, अभी तो जैसे मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि जो थोड़ा सा बेसिक लेवल से ऊपर उठ के हैं तो उस तरह का भी चैप्टर डालेंगे। और 1-2 दिन ऐसा रहेगा जो मैं बेसिक चैप्टर डालूंगा। तो चलिए, ये तो हो गया मैथ्स का पोर्शन। फिर आ जाते हैं यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे, शुक्र और शनिवार को रीजनिंग का पोर्शन रहेगा मेरा। ये 2 दिन रीजनिंग लेके चलूंगा। संडे को मैं टेट वालों के लिए प्रैक्टिस सेट डालूंगा। जैसे ऐसे पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, मैंने जितने भी टीटी वाले एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए मैं संडे को ऐसे ही पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। बाकी आपके तरफ से जो भी लगे कि हाँ और क्या करना चाहिए, आपका जो भी सुझाव हो उसको बताइए। हाँ, तो एक बच्चे ने इसे मैसेज किया था, कमेंट बॉक्स में बोला था कि सर आप एस टी यादव चाहे RS अग्रवाल की बुक शुरू करिए, उसको सॉल्यूशन कराइए मैथ्स का।
चैप्टर वाइज। तो ठीक है, उनका सुझाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग ऐसे अपना सुझाव देते रहेंगे तो मुझे क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो आप लोग के माध्यम से भी हेल्प मिलता रहेगा। इससे फायदा ये होगा कि मैं आप लोगों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही अच्छा सुझाव हमको लगा उस दिन उस बच्चे का जिसने बोला था एच डी यादव RS अग्रवाल की बुक शुरू की जाए, लेकिन मैं सोच रहा था कि पहले बेसिक थोड़ा सा आप लोग देखें। पहले जितना भी मैंने बेसिक पोर्शन डाला है उसको लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो आप कायदे से देखिए, तो समझ लीजिए कि मैं जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ वो टोटली पैकेज सभी मतलब वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए, मैं किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम में जो बैठने वाले वनडे एग्जाम में बैठने वाले जो बच्चे हैं, मेरा मैथ्स का पोर्शन बहुत ही लाभदायक रहेगा और रीजनिंग का भी पोर्शन लाभदायक रहेगा। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं स्पेशली एक पोर्शन को लेकर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मैथ्स बेहतर हो जाए, किसी एग्जाम में बैठे तो आप परफेक्ट हो। तो ये तो हो गया। तो मैं अभी टाइम टेबल बता रहा था, तो चलिए संडे को मैंने बताया कि संडे को टेट का जैसे जो भी अभी तक एग्जाम में जो पेपर हुए हैं उनका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। अभी तो आपको मालूम है कि यूपी टेट का सॉल्यूशन हो रहा है, ऐसे सीटेट वगैरह का भी कराऊंगा। तो आपको जहां से भी जो समस्या हो रहा है, टीटी वाले बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ कि जहां से भी समस्या हो आप बोलिए और बताइए कि क्या करना है, कैसे क्या आपके लिए किया जाए, उसको उसके लिए सुझाव दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं कैलेंडर का पोर्शन लेके आऊंगा और चलिए थोड़ा सा कैलेंडर के पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। रीजनिंग का टर्न है और चलिए पढ़ा जाए कैलेंडर के बारे में। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। आज का चैप्टर है आपका कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए कैलेंडर के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रोम के पोप ग्रेगरी जो वहां चर्च के एक पादरी हैं, रोम के पोप ग्रेगरी जो चर्च के पादरी हैं, उन्होंने इस कैलेंडर की खोज किया था। उन्हीं के नाम पे इस कैलेंडर का नाम पड़ा था ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर का नाम पड़ा ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो एक बार और जान लीजिए, इस कैलेंडर की खोज किया था रोम के पोप ग्रेगरी ने। अब वो चर्च के पादरी थे रोम देश में, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम पड़ा ग्रेगोरियन कैलेंडर। और लगभग 206 देशों में, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है, 206 देश में इनका प्रयोग होता है, जिसमें भारत भी है। तो चलिए ये तो हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये रोम में ये रोम के थे, इस वजह से इसको रोमन कैलेंडर भी बोला जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप ध्यान देंगे तो इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, इनको रोमन कैलेंडर भी बोला जाता है। और आपको बता दें कि रोमन कैलेंडर की शुरुआत यानी सप्ताह का पहला दिन, रोमन कैलेंडर की शुरुआत किस दिन से हुई है? सोमवार दिन से हुई है, यानी कि सोमवार यानी मंडे से हुआ है। तो रोमन कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से हुआ है। और इसका ऐसे भी पूछ देता है, अक्सर लोग गलती कर देते हैं, कई लोग संडे ले लेते हैं सप्ताह का प्रथम दिन, लेकिन सप्ताह का प्रथम दिन जो होता है वो सोमवार होता है। जो फर्स्ट डे होता है वीक का वो क्या होता है? सोमवार होता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन होता है तो आप बताएंगे सोमवार होता है। चलिए अभी पूछा जाए कि रोमन कैलेंडर की शुरुआत कितने तारीख से हुई, तो वही बता देते हैं। इसकी शुरुआत हुई 1 जनवरी सन 1 से। 1 जनवरी सन 1 समझिए कि 1 जनवरी सन 1 से इस रोमन कैलेंडर का शुरुआत हुआ। और जिस दिन कौन सा दिन था? सोमवार था। तो अक्सर एक बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि बताइए 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, तो आंसर हो जाएगा सोमवार। तो देखिए कितने तरह क्वेश्चन बने। रोमन कैलेंडर की शुरुआत कब हुई तो बोलेंगे किस दिन से हुई, तो सोमवार। और पूछते सप्ताह का प्रथम दिन कौन था, तब भी हो जाएगा आंसर सोमवार। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सोमवार। तो चलिए आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, उसमें क्या करना है आइए देख लेते हैं। आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत ध्यान से, बहुत सटीक तौर पे देखिएगा, क्योंकि आपको ये लाभ मिलने वाला है। जरूर एग्जाम में आप इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। मैं टॉपिक वाइज चलूंगा, एक एक करके चलूंगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं। देखिए मैं आज बताऊंगा आपको सामान्य वर्ष, और लीप वर्ष के बारे में। सामान्य वर्ष और लीप ईयर के बारे में। तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष अभी क्या होते हैं इनके बारे में मैं बताऊंगा अभी।
तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। तो ये सामान्य वर्ष कहाँ से है और लीप वर्ष कहाँ से है, ये होता है क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ष साल तो आप जानते हैं, कैलेंडर की बात जहां भी आती है तो आपके दिमाग में तुरंत ये सवाल उठता है कि कैलेंडर में हम क्या चीज देखते हैं। तो कैलेंडर में क्या देखते हैं, कैलेंडर में हम वर्ष की जानकारी लेते हैं, मंथ होता है, महीना होता है, दिन होता है, सप्ताह होता है, इससे की जानकारी लेते हैं कैलेंडर के थ्रू। तो कैलेंडर के बारे में पढ़ना है तो समझिए कि कैलेंडर में किस किस तरह के वर्ष होते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है जानना। तो देखिए यहाँ पे सामान्य वर्ष होता है और क्या होता है, लीप वर्ष होता है। ये सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, आखिर इसका कोई आधार तो होगा ना, कैलेंडर का कोई आधार तो होना चाहिए। किस आधार पे कैलेंडर बना, आखिर ग्रेगरी महोदय ने किस आधार पे कैलेंडर बनाया, चलिए देखते हैं किस तरह बनाया। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं आपको, तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, उस परिक्रमा को हम बोलते हैं एक सौरमान, एक सौरमान बोलते हैं उसको बोला जाता है एक सौरमान। यानी कि एक सौरमान का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है तो जितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं एक सौरमान। तो एक सौरमान ही कैलेंडर का आधार होता है, एक सौरमान के आधार पर कैलेंडर का निर्माण हुआ। तो चलिए एक सौरमान में समय कितना लगता है वो देख लीजिए। यानी पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है उसमें कितना समय लगता है देख लीजिए। समय इसमें लगता है आपका 365 दिन लगता है, 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकेंड। अब और गौर करिए कि एक सौरमान में कितना समय लगता है। तो एक सौरमान में आपका समय लगता है 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकेंड, यही समय लगता है। तो सबसे पहले अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एक सौरमान में इतना समय लगता है, तो इसका सामान्य वर्ष और लीप वर्ष से क्या रिलेशन है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका सामान्य वर्ष और लीप वर्ष से क्या रिलेशन है। तो देखिए ग्रेगरी महोदय ने क्या किया, ये 365 दिन, ये जो समय लगता है 365 दिन का जो चक्कर करने में, तो उसका एक दिन को 24 घंटे का मान लिया और 24 घंटे का मान लिया। तो एक दिन 24 घंटे का हिसाब से तय हुआ और 24 घंटे करके टोटल हो गया 24 घंटे के 365 चक्र हुए, वो 365 चक्र को नाम दे दिया गया 365 दिन। तो इस 365 दिन को सामान्य वर्ष उन्होंने मान लिया। तो सामान्य वर्ष जो होता है, सामान्य वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है। सामान्य वर्ष आपका 365 दिन का होता है और इसमें जो फरवरी होता है 28 दिन का होता है। फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया सामान्य वर्ष। अब आ जाते हैं लीप वर्ष की बात करते हैं। चलिए लीप वर्ष के बारे में जान लेते हैं। तो लीप वर्ष के बारे में जानते हैं। लीप वर्ष जो होता है ये 366 दिन का होता है। आखिर कैसे होता है 366 दिन का, तो बता देते हैं कि उन्होंने 365 दिन को सामान्य वर्ष मान लिया और ये समय बच गया, क्योंकि उन्होंने बस 365 दिन लिया और ये समय बच गया। और इस समय का भी कैलकुलेशन करना जरूरी है, नहीं तो जो भी समय का चक्र है सब अव्यवस्थित हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 5 घंटा 48 मिनट को लगभग में देखिए 6 घंटे के बराबर हुआ। यानी कि 6 घंटे को वो स्टोर करते गए, इकट्ठा करते गए। कितने साल तक, 4 साल तक इकट्ठा करते गए। उसको काउंट नहीं किया, उसको 4 साल तक काउंट किए, मतलब जब तक वो 24 घंटा में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक वो काउंट करते गए। तो चलिए कैसे कन्वर्ट हुआ, देखिए पहले एक वर्ष में, जैसे मान लीजिए कि पहला जो एक वर्ष है वो 365 दिन का होगा ही। उन्होंने 6 घंटे को स्टोर कर लिया, पहले साल का 6 घंटा। 6 घंटा किसको बोले, इसी को लगभग में 6 घंटा हुआ। पहले साल का 6 घंटा, फिर दूसरे साल का 6 घंटा, फिर देखते हैं अगले एक वर्ष का 6 घंटा, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर अगले एक वर्ष का 6 घंटा। ये 6 घंटा जब जोड़ेंगे तो चलिए देखिए कितना हो जाता है, देख लीजिए। जब 6 घंटा जोड़ेंगे तो 6 6 12, 6 18 और देखिए 6 24, यानी हो जाएगा 24 घंटा। यानी ये 24 घंटा तैयार हुआ। 24 घंटा का मतलब क्या हो गया, एक दिन। तो वही 365 दिन में एक दिन जुड़ गया, यही आपका लीप वर्ष हो गया, 366 दिन का हो गया। लीप वर्ष हो गया 366 दिन का। और इसमें जो फरवरी होता है, इसमें जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि सामान्य वर्ष 365 दिन का है, जिसमें फरवरी 28 का होता है
और लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का हो जाता है। और क्यों 366 दिन का होता है आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेगरी महोदय जो 6-6 घंटे थे हर साल इकट्ठा करते गए, पहले साल भी 6 घंटा, अगले साल भी 6 घंटा, तीसरे साल भी 6 घंटा, चौथे साल भी 6 घंटा, और इसको जोड़ा तो कितना हो गया, 24 घंटा हो गया। आप जानते हैं 24 घंटे बराबर एक दिन होता है, तो वही 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है। तो वैसे तो कोई भी वर्ष 365 दिन तो होता ही है, लेकिन 4 साल बाद एक दिन उसमें बढ़ जाता है। तो 365 में एक दिन बढ़ गया, ये हो गया 366 दिन। अब वो एक दिन बढ़ा किसमें, वो एक दिन बढ़ गया फरवरी में। तो फरवरी में जो एक दिन बढ़ा 29 दिन का होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि वह एक दिन फरवरी में ही क्यों बढ़ाया गया, तो वो भी जान लीजिए फरवरी में क्यों बढ़ाया गया। क्योंकि देखिए ये जो कैलेंडर था जब शुरू में बना था, पहला महीना जो था वो मार्च से शुरू होता था, तो सबसे लास्ट मंथ यानी 12वां महीना जो पड़ता था वो फरवरी पड़ता था। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब एक दिन बढ़ा तो उन्होंने सबसे लास्ट वाले महीने में फरवरी में एक दिन जोड़ दिया, तो वही फरवरी हो गया 29 दिन का। लेकिन आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों ने पूरे विश्व पे आधिपत्य जमा लिया था, तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, हम नया साल मार्च में नहीं मनेगा। उन्होंने बोला कि नया साल अब जनवरी के हिसाब से मनेगा, तो वहीं से चेंज हो गया और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस रूप में व्यवस्थित हो गया। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों फरवरी में ही एक दिन जुड़ा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो बस सामान्य जानकारी के लिए है कि बता दें आपको, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है और बताना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं, उससे अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, चलिए तो यहाँ पे भी बता रहे थे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। तो इसका थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बनाते हैं, इसको थोड़ा देखिए। इसमें कुछ और भी पोर्शन है, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए ये हो गया आपका सामान्य वर्ष, और यहाँ हो जाएगा लीप वर्ष, और एक और वर्ष होता है जिसको हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष, जिसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वर्ष है, वर्ष में भी 3 कैटेगरी हो जाती है। एक हो जाता है आपका, यानी जो भी ईयर होते हैं इसमें 3 कैटेगरी हो जाती है। एक सामान्य वर्ष हो जाता है, एक लीप वर्ष हो जाता है, और एक शताब्दी वर्ष हो जाता है। तभी आपकी सुविधा के लिए हमने बताया था कि सामान्य वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है, लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है, और शताब्दी वर्ष में भी 2 कैटेगरी होती है, वो देख लेते हैं। शताब्दी वर्ष में भी 2 कैटेगरी होती है। एक होता है सामान्य शताब्दी वर्ष, एक जो होता है, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको ज्यादा लिखना है, इसको मैनेज करते हैं। देखिए यहाँ पे एक होता है सामान्य शताब्दी वर्ष, और एक इसमें होता है लीप शताब्दी वर्ष। तो एक हो गया। देखिए शताब्दी वर्ष में अभी हमने बताया कि शताब्दी वर्ष में 2 कैटेगरी होती है। एक होता है सामान्य शताब्दी वर्ष और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें सामान्य वर्ष कैसे पहचाने, सामान्य वर्ष, लीप वर्ष कैसे पहचाने और शताब्दी वर्ष कैसे पहचाने, इसको देख लेते हैं। देखिए सामान्य वर्ष कैसे पहचानते हैं। मान लीजिए 1937 है, हम करते क्या है, जैसा कि आपको सुविधा के लिए हमने बता दिया था कि लीप वर्ष जो होता है हर 4 साल बाद आता है, और इसीलिए कि 4 साल बाद आता है तो जिस वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वह वर्ष लीप ईयर होता है, और अगर नहीं कटता है तो वो वर्ष होता है सामान्य वर्ष। देखिए 1937 है, 1937 का अंतिम 2 अंक 3 और 7 है, 37 है, 37 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हो गया सामान्य वर्ष। उसी तरह देखते हैं 1949 की बात करते हैं। 49, देखिए 1949 का 49 अंतिम 2 अंक देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंतिम 2 अंक बस काटते हैं 4 से। देखिए 49 भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी सामान्य वर्ष हो गया। फिर देखते हैं 1953 की बात करते हैं। देखिए 53 में नहीं कटेगा 4 से, यानी ये सब हो गया सामान्य वर्ष। लेकिन अभी हम बात करते हैं 1936। तो 1936 का 36 आप ध्यान देंगे कि 36 4 से कटता है, 4 9 36, यानी 1936 हो गया लीप ईयर। वैसे बात करें 1856, 56 कट जाता है 4 से, मालूम होता है आपको, 14 चौको 56 होता है, 56 भी कट जाएगा। उसी तरह अगर पूछा जाए आपसे 2016, तो 2016 भी लीप ईयर हुआ। तो क्यों लीप ईयर हुआ ये, क्योंकि 16 भी कट जाएगा 4 से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी वर्ष के
अंतिम दो अंक को 4 से विभाजित करके यह ज्ञात कर सकते हैं कि वह लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। को नोट कर लेंगे, डायग्राम बना लीजिएगा। किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंक को 4 से विभाजित करके यह ज्ञात कर सकते हैं कि वह लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। देखिए हमने लिखा दिया अंतिम दो अंक का मतलब देखिए 37 है, 49 है, 53 है। तो 4 से विभाजित करके, तो मतलब क्या हुआ, अगर 4 से विभाजित नहीं हो रहा है तो सामान्य वर्ष है, और यदि 4 से विभाजित हो गया, देखिए 36 4 से विभाजित हो रहा है, 56 4 से विभाजित हो रहा है, 16 4 से विभाजित हो रहा है, यह हो गया लीप वर्ष। अब देखिए यहाँ पे सोच रहे होंगे शताब्दी वर्ष क्या है, तो बता देते हैं आपकी सुविधा के लिए। किसी भी वर्ष के अंतिम में 2 शून्य हो, यानी डबल जीरो हो, तो वह वर्ष शताब्दी वर्ष होगा। तो ये तो मान लीजिए शताब्दी वर्ष की पहचान है। तो ये बताइए, ये शताब्दी वर्ष की पहचान है, तो शताब्दी वर्ष हो, चाहे लीप वर्ष हो, चाहे सामान्य वर्ष हो, आपको मालूम है कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, लीप वर्ष में आपका 366 दिन होता है, और शताब्दी वर्ष में भी तो कोई वर्ष ऐसे होंगे जो 365 का होगा, कुछ वर्ष ऐसे होंगे जो 366 होगा, तो 66 दिनों का होगा। तो बताइए शताब्दी वर्ष में कौन 365 का है, कौन 366 का है, ये पता करने के लिए तरीका बता देते हैं। तो एक आपकी सुविधा के लिए बता दें कि शताब्दी वर्ष को लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हम 4 से भाग नहीं देते हैं। यहाँ पे लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हम शताब्दी वर्ष को लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से भाग देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मालूम होगा यहाँ पे सामान्य वर्ष लीप ईयर जो नॉर्मल है, सामान्य वर्ष लीप ईयर, वहां पर हम 4 से भाग देके चेक कर देते हैं। लेकिन कोई भी शताब्दी वर्ष का अगर सामान्य वर्ष चेक करना हो, लीप वर्ष चेक करना हो, तो वहां 4 से भाग नहीं देते हैं, हम 400 से भाग देते हैं। तो चलिए, अगर 400 से कट गया तो वो लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा, और 400 से नहीं कटता है तो सामान्य शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऐसे 1900 की बात करते हैं। तो 1900 में अगर हम 400 से भाग देते हैं, 1900 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 19 कटेगा नहीं, यानी 1900 हो गया आपका शताब्दी वर्ष। वैसे 1700 में अगर हम भाग दें 400 से, तो 1700 भी 400 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हो गया, ये भी सामान्य शताब्दी वर्ष हो गया। लेकिन अभी हम 1600 की बात करें, सन 1600 की, तो 1600 जो है 1600 400 से कट जाएगा, तो 1600 400 से कट गया, यानी कि देखिए 4 4 को 16, यानी 1600 हो जाएगा शताब्दी वर्ष। कैसा शताब्दी वर्ष? लीप शताब्दी वर्ष। अब वैसे देखिए सन 2000 में, देखिए सन 2000 की अगर बात करें तो सन 2000 में भी अगर हम भाग देते हैं तो 2000 में भी लास्ट में 2 जीरो है, 400 से अगर भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 5 20 हो गया, ये भी कट जा रहा है, यानी ये भी हो गया आपका लीप शताब्दी वर्ष। तो चलिए और गौर करते हैं। अभी हमने बताया था सामान्य वर्ष, लीप वर्ष। सामान्य वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है, लीप वर्ष होता है 366 दिन का। यदि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से न कटे तो सामान्य वर्ष होता है, लेकिन यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वह लीप वर्ष होता है। और आ जाते हैं शताब्दी वर्ष पे। शताब्दी वर्ष की पहचान क्या होती है? किसी भी वर्ष के अंतिम में डबल जीरो तो वर्ष शताब्दी वर्ष होगा। और लीप ईयर ज्ञात करने के लिए, यानी शताब्दी वर्ष को लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 400 से भाग देते हैं। यदि वो 400 से नहीं कटता है तो सामान्य शताब्दी वर्ष होता है, और यदि वो 400 से कट गया तो वो लीप शताब्दी वर्ष होगा। तो इसको मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, इसको आप बढ़िया से थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद से मैं आगे बताता हूँ।
चलिए अब आगे देखते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और इसका रिवीजन जरूर करेंगे आप घर पे। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे पढ़ाई करेंगे। देखिए डेली का डेली 1-2 घंटे का समय दीजिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन नहीं पढ़े, एक दिन खूब मन से पढ़ लिया। देखिए आप कई दिन का भोजन क्या हो सकता है, मान लीजिए आप भोजन करते हैं तो मान लीजिए 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, तो ऐसा तो होता नहीं कि 2 दिन आपने नहीं खाया तो एक ही दिन बैठ के आप 2 दिन का भोजन कर ले। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक ही दिन बैठ के 2 दिन का भोजन हम कर ले। तो ऐसे पढ़ाई में भी होता है कि आप 2 दिन का छोड़ दिए और एक ही दिन बैठे सोचे 2-3 दिन का एक ही बार पूरा कर लें। तो इससे देखिए आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने बताया था आपको सामान्य वर्ष और लीप वर्ष इसके बारे में। तो देखिए मैं आज ज़्यादा आज नहीं पढ़ा पाया और आपको मैं बोला भी था कि 30 मिनट का जैसे वीडियो रहेगा, 25 से 30 मिनट का वीडियो आपका रहेगा। तो क्योंकि आपसे कुछ बातें करनी भी जरूरी थी, क्योंकि जैसे आप अपने राय को जरूर देते रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अभी हमने बताया था लीप ईयर और सामान्य वर्ष चेक करने का तरीका। तो चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे 1957, फिर 2003 यहाँ पे हो गया। फिर देखते हैं यहाँ पे 1955 हो गया, फिर 1836 हो गया, फिर 1700 हो गया, फिर 2400 हो गया, फिर 3200 हो गया। तो चेक करते हैं इसमें लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। देखिए यहाँ बात करते हैं 1957 की। तो 57 का अगर हम काटते हैं 4 से तो देखिए 4 से नहीं कटेगा, यानी ये हो गया आपका सामान्य वर्ष हो गया। यानी 57 4 से नहीं कटेगा, सामान्य वर्ष हो गया। 03 की बात करें, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी हो गया सामान्य वर्ष। चलिए ऐसे बात करते हैं 55 है, 55 की बात करें तो 55 भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी हो गया सामान्य वर्ष। यहाँ देखिए 1836 है, 1836 की बात करें तो 1836 का जो अंतिम 2 अंक 36 है, 36 4 से कट जाता है, यानी आपका लीप वर्ष हो गया। 1700 की बात करें, ये बताइए किस तरह का वर्ष है। ये होता है शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष के बारे में मैंने बताया था कि जिसके अंत में 00 होता है वो शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष को लीप ईयर चेक करने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। देखिए 1700 में अगर आप 400 से भाग देते हैं तो 2 0 से 2 0 कट गया, 17 4 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये भी हो गया आपका, यानी लीप ईयर नहीं होगा, ये हो जाएगा सामान्य वर्ष। देखिए जो जो सामान्य वर्ष है मैंने क्रॉस किया है, जो लीप वर्ष है वहां टिक लगाया है। चलिए 2400 आपका 400 से कट जाएगा तो शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देता है, 4 6 24। देखिए ये आपका लीप वर्ष हो गया। वैसे बात करें 3200 की, 3200 में भी अगर आप 400 से भाग देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 8 32। तो चलिए यानी कि ये भी हो गया आपका लीप वर्ष। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन लीप वर्ष है और कौन सामान्य वर्ष है। और आगे मैं इससे रिलेटेड बहुत ही बेहतर पढ़ाने वाला हूँ, बहुत शानदार पोर्शन में पढ़ाऊंगा। अभी आप कैलेंडर को लाइन बाय लाइन देखते रहिए, उसका से आप खुद कहेंगे इससे बेहतर कैलेंडर कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे रिसर्च के बाद से खूब बढ़िया से ऐसे ऐसे टॉपिक पे मैं पढ़ाऊंगा कि आपको देख के ही लगेगा कि हाँ इससे बेहतर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हाँ तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए आप हमारे वीडियो को लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन कम से कम पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उसको व्यू करते रहिए, उसको देखते रहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आपका पढ़ाई के लिए बेहतर होगा। मुझे बहुत ज़्यादा लाइक का, सब्सक्राइब का और शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे वजह से अगर किसी का फायदा होता है, अगर कोई भी लड़का 1-2 भी बच्चे मेरे पढ़ाने से अगर सफल होते हैं तो मैं समझूंगा मैंने बहुत बड़ा काम किया। ठीक है ना। तो मैं बस इतना कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए, पढ़ाई करिए और लास्ट तक एकदम एक एक क्वेश्चन, एक एक चीजें देखते रहिए, जिससे आपको लास्ट तक कुछ न कुछ हर चीजें बहुत ही बेहतर मिलेंगी। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।